इलेक्शन कमीशन को ये पता है, इसलिए वो कह रहे हैं अगर अगर तो फॉर्म टोटल करो, उनको पता है टोटल नहीं कर सकता है। ओके, तो वो कहते हैं ना इनके पास टोटल करने का फैसिलिटी है, वो नंबर्स बोलना नहीं चाहता है। तो काउंटिंग डे में क्या काउंट करेंगे, कौन सी नंबर काउंट करेंगे? मैं तो इलेक्शन कमीशन का बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। ये इलेक्शन कमीशन का फर्स्ट ड्यूटी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बार कहा था, पिछले इंटरव्यू में कहा था कि नेक्स्ट डे में सारे इंफॉर्मेशन उसके पास। ये कहते हैं नहीं दे रहे हैं, और कहते हैं नहीं तुम लोग जाओ, फॉर्म 17C सबके पास है, और फॉर्म 17C को टैबलेट करके अपना नंबर बना दो। ना बीजेपी को छोड़ के बाकी पार्टी के पास फॉर्म 17C ज़्यादा नहीं है, तो काउंटिंग के दिन में गड़बड़ होने का पूरा चांसेस है। दूसरा, एक और इंफॉर्मेशन अभी आया है, ये रिसर्च की है, अब याद होगा, मैं वो भी खुला बोलना चाहता हूँ। एक सबे साक्षी दास असिस्टेंट प्रोफेसर था अन्ना यूनिवर्सिटी में, अशोका यूनिवर्सिटी में, इकोनॉमिक्स का। उन्होंने 2019 इलेक्शन को स्टडी किया है, अब एक रिसर्च पेपर बनाए, एक साल पहले उन्होंने पब्लिश किया। उसमें क्लियरली लिखा है कि ये मैनिपुलेशन हो रहा है, 3 किस्म का मैनिपुलेशन हुआ है 2019 में। दोस्तों नमस्कार, 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों 4 चरण समाप्त हो चुके हैं, चुनाव के आधा रास्ता तय कर लिया है चुनाव ने, लेकिन ये जो चल रहा है चुनाव, उस चुनाव को लेकर, उस प्रक्रिया को लेकर, और विशेष रूप से चुनाव आयोग के बर्ताव और उनकी जो एक तरह से निर्लज्जता है, और एक तरह से कहे तो एंटी एथिकल इमोरल तरह का जो उनका रवैया दिख रहा है, उसको लेकर बड़ी चिंता मन में हो रही है। जैसे अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, तो राजू पारुलकर साहब ने और मैंने भी मिलके जो है कुछ एनालिसिस किया पहले 3 चरण के चुनाव के जो डेटा है उसका, और उसमें सिर्फ आपको तो मिलते हैं वो परसेंटेज ही हैं, लेकिन किस तरह से वो परसेंटेज भी जो है वो ग्रेजुअली कैसे बढ़े, किस तरह से बढ़े, और जो बढ़े वो कितने चिंताजनक हैं, इस तरह से रूटीन में होता नहीं है। और साथ में वो वाली बात कि पूरा ब्यौरा जो है वो अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग में कोई भी व्यक्ति जो है अगर अपनी बात रखने के लिए जाता है, सिविल सोसाइटी से लेकर कोई भी, जाने का सबको अधिकार है, क्यों उसको अंदर जाने से रोका जा रहा है? क्यों मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और उनके साथ उनके जो 2 और साथी हैं, ऑफिसर्स जो हैं, वो अचानक से फिर जो है गायब क्यों है? वो चुनाव पहले चरण में तो देखा था कि उनकी एक बाइट भी आती थी कि हमने बहुत सारी तैयारियां की है, उसके बाद वो दिख नहीं रहे। बहुत सारे सवाल हैं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी छोड़ना या कुर्सी से छोड़ने का मतलब विचार करना जो है वो भी एक उनके लिए तो बड़ा सदमे वाला काम, को बड़ा सदमा लग जाएगा उनको, वो नहीं चाहेंगे। लेकिन देश परिवर्तन चाह रहा है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या परिवर्तन अगर इसी तरह से हुआ तो क्या आएगा या नहीं आएगा? और अभी की जो ताजा तरीन स्थिति है उस पर हमने बात करने के लिए, आप सब जानते हैं हमारे जो आप एक तरह से नियमित गेस्ट हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वो जो बात करते हैं वो देश हित में बहुत जरूरी होती है। MG देव साहब जो कि निवृत्त IAS तो है ही है, और सिविल सोसाइटी में बहुत बड़ा अहम रोल अभी अदा कर रहे हैं देश के लिए, देश की जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए। उनको हम आमंत्रित करते हैं और उनका स्वागत कर लेते हैं, और उनसे ये भी फिर बाकी की जो आज की बात है उनसे आज करेंगे। सर आपका स्वागत है फिर से। थैंक यू। अब ये प्रस्तावना मैंने कुछ 2-2.5 मिनट की दे दी, अब मैं इसमें आगे खुद बोल के ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। मेरी और आपकी बातें हुई है और आपने कुछ बड़ी चिंता कर मतलब हो ऐसी और चौंकाने वाली बात कही थी। मैं चाहता हूं सीधा आप अब हमारे दर्शकों को आप जो है वो जो कहना चाहते हैं वो आप कहना शुरू करें प्लीज। आप जैसे कहा है कि आधा चरण हो चुका है, आधा चरण 70% हो चुका है जी 70% लोग वोट कास्ट कर दिए हैं,
और सिर्फ 3 चरण बाकी है और अंतिम जो होगा ये जब गिनती होते हैं और रिजल्ट जो डिक्लेयर होते हैं वो तो जून 4 तारीख को है। जी नाउ अभी जनतंत्र का कुल बेसिक चीज ये है कि इलेक्शन का फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब ये है कि पब्लिक जो चाहते हैं, जो मैंडेट जो दिए हैं, दैट जी मैंडेट को चोरी नहीं करना चाहिए। जी जैसे मैंडेट दिया वैसे ही बाहर आना चाहिए रिजल्ट, और जी जिसको वो सरकार बनाना चाहते हैं, जिसको आज के अगले 5 साल जो राज करना चाहते हैं, वो तो पीपुल्स विल है। जी एक चीज सुनने का है, पहले भी मैंने कहा था कि इलेक्शन क्या चीज होता है। इलेक्शन सिर्फ जाके क्यू में खड़ा होकर के एक बटन दबाना नहीं है। जी इलेक्शन जो है ट्रांसफर ऑफ सॉवरेंटी। एक डेमोक्रेसी में आपने देखा होगा हमारा संविधान में पहले लव जो लिखा है, वी द पीपल। हमें जी ये संविधान दिया है, ये संविधान के अंदर ही सारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब उनसे जो क्रिएट हुए हैं, ये हमारा जी क्रिएचर्स है। तो पब्लिक जो चाहते हैं, इसी गवर्नमेंट को चाहते हैं या दूसरे गवर्नमेंट को चाहते हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। तो जी इलेक्शन का काम ये है कि मैंडेट का काम है कि will of the people should prevail and mandate should not be stolen. That is a core principle, और कोई प्रिंसिपल नहीं है। जी उसके लिए तो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब नहीं है। तो अभी कुछ दिनों में जो चल रहा है इस टाइप पे, पहले से हमारा शक था, मगर अभी जो चल रहा है इसमें हमें ये शक ये आ गया है मन में जी कि जी पीपल का मैंडेट जो है क्या चोरी तो नहीं हो जाएगा। चोरी जी होने का पूरा चांसेस है। क्यों? इसलिए मैं कह रहा जी हूँ, हम तो इलेक्शन को किया ही है और इलेक्शन का भी स्टडी किया है। जी पिछले 2019 इलेक्शन का भी स्टडी किया है। जी तो उसमें भी कुछ गड़बड़ हुए हैं, मैं उसमें नहीं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मगर अभी जो जून 4 तारीख को जो होने वाला है, उसमें हम देखने जी वाला बात है, 2-3 चीज हम देखेंगे। उसको अगर लिंक करेंगे तो ये मन में जो है ये शक जो जरूर पैदा होगा। तो जैसे जी कहते हैं क्रोनोलॉजी, देखिए क्रोनोलॉजी क्या हो रहा है। 2-3 हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन ने बहुत मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवा दिया कि ये इलेक्ट्रॉनिक जो ईवीएम का जो काउंट है और पेपर स्लिप है जो वोटर देखता है, उससे क्रॉस वेरीफाई करने का जरूरत नहीं है। नो जी क्रॉस वेरिफिकेशन। बेसिक डेमोक्रेसी प्रिंसिपल जो है वेरिफिकेशन। वोटर को मालूम होना चाहिए वोट किसको दिया है, अब वो रजिस्टर हुआ कि नहीं, और वो काउंट हुआ कि नहीं। वो उन्होंने ऑर्डर कैंसिल करवा दिया कि क्रॉस वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो है जब काउंटिंग होगा, ये मेमोरी में ईवीएम में एक नंबर होगा, स्लिप का एक नंबर होगा, जी पता नहीं ये दोनों नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, बिकॉज आप लोगों को वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ये ऑर्डर तो जी सक्सेसफुली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गलत इंफॉर्मेशन दे के ऑर्डर ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट भी ये इसको कब लिया ठीक तरह सर? से अंडरस्टैंड। ये ऑर्डर जो है जजमेंट ईवीएम को जजमेंट आया ना, हाँ तभी लिया मीटिंग का हाँ पिटिशन सारे 100% वेरिफिकेशन डिसमिस कर दिया ना। जी जी डिसमिस करके पिटिशनर्स को जो वो वार्निंग, इनडायरेक्ट वार्निंग भी दिए हैं, वेरिफिकेशन मांगना नहीं चाहिए, जी वेरिफिकेशन करने के लिए राइट्स नहीं है, हक नहीं है। जी जी इलेक्शन कमीशन कहती है कि वोटर को अपना वोटर को वेरीफाई करने का हक नहीं है। हाँ नहीं है हाँ मतलब थोड़ी ईवीएम का जो मेमोरी है और पेपर स्लिप का वेरीफाई करने का कोई चांस ही नहीं है। ओके, नहीं एक तो हो गया। ना उसके बाद नेक्स्ट ये वोटर टर्नआउट। ना वोटर टर्नआउट, ये दो चीज होते हैं, वोट्स पोल, वोट्स काउंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कितना वोट असली पोल हुआ है, कितना लोग क्यू में जाकर के खड़ा होकर के वोट किया है, किसको वोट किया है,
और जितना काउंट हो रहा है, कैसे काउंट हो रहा है, किसके लिए काउंट हो रहा है। नाउ इलेक्शन कमीशन कहते हैं वो नंबर नहीं देंगे, नहीं देंगे, नाम वोटर टर्नआउट का नंबर नहीं देंगे, जाओ उल्टा टंग जाओ, हम नहीं देंगे। 4 स्टेज हो चुका है, बेगिंग किए हैं सिविल सोसाइटी, सारे किए हैं, उन्होंने इनकार किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में वो आ रहा है, वो जो डिसीजन होगा वो दूसरी बात। मैं तो इलेक्शन कमीशन का बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। ये इलेक्शन कमीशन का फर्स्ट ड्यूटी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बार कहा था, पिछले इंटरव्यू में कहा था कि नेक्स्ट डे में सारे इंफॉर्मेशन उसके पास। ये कहते हैं नहीं दे रहे हैं, और कहते हैं नहीं तुम लोग जाओ, फॉर्म 17C सबके पास है, और फॉर्म 17C उसको टैबलेट करके अपना नंबर बना दो। ना बीजेपी को छोड़ के बाकी पार्टी के पास फॉर्म 17C ज्यादा नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स के पास होगा, जिनके पास पैसा है, उनके पास फैसिलिटीज हैं, वो पोलिंग एजेंट्स को अपॉइंट कर सकते हैं, 2-3 हजार पोलिंग एजेंट्स अपॉइंट कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग कर सकते हैं। उनको पता भी नहीं है, जैसे अभी कल एक वो वीडियो आया था पूनम अग्रवाल का, वो इंटरव्यू कर रही थी एक महाराष्ट्र से एक पोलिंग एजेंट को, वेरी वेल एजुकेटेड पोलिंग एजेंट। उन्होंने कहा है कि हमारा फार्मेसी के बारे में पता नहीं है। ये वो कहते मैंने फॉर्म 17C के बारे में पता ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ऑलमोस्ट ऑल अपनी पार्टी का जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म 17C कलेक्ट नहीं किए हैं। इलेक्शन कमीशन को ये पता है, इसलिए वो कह रहे हैं अगर तो फॉर्म टोटल करो, उनको पता है टोटल नहीं कर सकता है। ओके, तो वो कहते हैं ना इनके पास टोटल करने का फैसिलिटी है, वो नंबर्स बोलना नहीं चाहता है, तो काउंटिंग डे में क्या काउंट करेंगे, कौन सी नंबर काउंट करेंगे। इसलिए मन में शक आया है इस बात को एक बार फिर से रिपीट, इस बात को एक बार फिर से रिपीट करें सर, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, दर्शक बहुत ठीक से सुने इसको, अब सर रिपीट कर रहे हैं, ठीक से सुने उस चीज को। एक तो है कि पहले से कह दिया है कि ईवीएम वीवीपैट का क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। हमें पता नहीं कितना लोग मशीन में वोट है, कितना लोग पेपर स्लिप है, वो पता नहीं, किसी को नहीं पता, वो वेरीफाई नहीं करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले लिया है। अभी कहते हैं जितना लोग वोट किए हैं, जो वोटर टर्नआउट है, वो नंबर नहीं बताएंगे, परसेंटेज 5-6% ऊपर जा रहा है। तो असली जो काउंटिंग दिन में किसको काउंट करेंगे, कैंडिडेट्स को नहीं पता कितना वोट काउंट हुआ है, उनके पास फॉर्म 17C नहीं है, इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं किया, नहीं करेंगे, परसेंटेज बोलेंगे, परसेंटेज कहते हैं 5-6% ऊपर नीचे जा रहा है। तो फलाना जो है, तो मैं एक टैबलेटेड फॉर्म देखा था कि फेज 1 का एक स्टेट वाइज उन्होंने कितना ये उनका जो परसेंटेज का जो वेरिएशन किया है, उसके बेसिस में कैलकुलेट करके ये आया है कि तमिलनाडु में, ये पूरा इलेक्शन तो तब तमिलनाडु में कंप्लीट हुआ था कि 28 लाख के करीब आ गया, ये यही है, ये डिफरेंस है। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हजारों लाखों फर्क हो सकता है, ये परसेंटेज का देखे तो इसलिए मेरे कहने की वाला बात है कि किस चीज को काउंट करेंगे। सो वो इसी से मन में शक आ रहा है कि इलेक्शन जो रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए जो जा रहे हैं, सिविल सोसाइटी ने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, बाद में 4-5 हजार लोग दस्तखत करके रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, ये नंबर 2 वो देने के लिए हमारे 5 लोग गए हैं, 4 लेडीज हैं, बड़ा एक्टिव लेडीज है, और एक एम्बेसडर है, फॉर्मर एम्बेसडर, वो देने के लिए गए हैं। ये 4,000-5,000 मैंने भी दस्तखत किया इसमें, तो उसको कंपाउंड के अंदर जाने दिया, इलेक्शन कमीशन के कंपाउंड के अंदर, सड़क में खड़े हैं ये, they are standing on the road, they are the representative of the civil society, and one of them contacted Amrita, she is the most active among them, उन्होंने जो कांटेक्ट किया है, कहते they refuse to talk,
बाद में बड़ा मुश्किल से उन्होंने डेप्यूटी इलेक्शन कमीशन को कांटेक्ट किया है, उन्होंने भी टेलीफोन नीचे रख दिया, कहते थे ईमेल भेजो। बाद में कहा नहीं, तुम लोग नहीं, अंदर नहीं आ सकता है। उसके बाद जैसे वो भिखारी को लेते हैं, एक आदमी एक को अलाउ करो, एक को अलाउ किया, अंदर से कंपाउंड के अंदर अलाउ करके रिसेप्शन में जाके भिखारी जैसे उसको दे के आया। साइन बाय 4,000 पीपल, सीनियर IAS ऑफिसर्स, सीनियर लीडर्स, सीनियर सिविल सोसाइटी। ये क्या समझते हैं इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को? Where are they hiding? Where are they hiding? What are they sitting there for? किस लिए बैठे हुए हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नेवर इन द हिस्ट्री आई हैव डेल्ट विद द इलेक्शन कमीशन। वो कई पहले वाले इलेक्शन में मुझे याद है 10 साल पहले तमिलनाडु का इलेक्शन में देयर वाज अ प्रॉब्लम। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दस्तखत किया, साइन किया, टेलीफोन किया, इसे सर आप आ जाइए, हम डिस्कस करेंगे इसको, सीरियस बात है। मैं तो गया था, पूरा कमीशन की मीटिंग उन्होंने बुलाया था, पूरा कमीशन, तीनों कमीशन बैठे हुए थे, 4-5 डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए थे। मैंने प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया, फौरन उन्होंने डिसीजन लिए हैं। इलेक्शन कमीशन खुले थे, ये क्या साल करके बना हुआ है, ये क्या इलेक्शन कमीशन को बना दिया है। तो इसलिए मन में शक इसलिए आ रहा है कि जब एक आदमी छुपाता है, चोरी करता है, शक तो आएगा ही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन शुड बी द मोस्ट ट्रांसपेरेंट। मेरे ख्याल में एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन मिल जाता है आजकल, एटॉमिक एनर्जी उसमें से इंफॉर्मेशन मिल सकता है, इलेक्शन कमीशन नहीं मिल सकता है। एटॉमिक एनर्जी का जो कमिश्नर को मिल सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को नहीं मिल सकते हैं। ये क्या है, वो क्या चीज का इलेक्शन चल रहा है? मन में शक तो होगा ही, शक क्यों नहीं होगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सारे चीज, 2-3 चीज जो इकट्ठा देखें तो काउंटिंग के दिन में गड़बड़ होने का पूरा चांसेस है। दूसरा, एक और इंफॉर्मेशन में आया है, ये रिसर्च की है, अब याद होगा, मैं वो भी खुला बोलना चाहता हूँ। एक सब्यसाची दास असिस्टेंट प्रोफेसर था अन्ना यूनिवर्सिटी में, अशोका यूनिवर्सिटी में, इकोनॉमिक्स का। उन्होंने 2019 इलेक्शन को स्टडी किया है, आके रिसर्च पेपर बनाए, 1 साल पहले उन्होंने पब्लिश किया। उसमें क्लियरली लिखा है कि ये मैनिपुलेशन हो रहा है। 3 किस्म का मैनिपुलेशन हुआ है 2019 में। एक मैनिपुलेशन हुआ है वोटर रजिस्ट्रेशन मैनिपुलेशन, वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन, वो अभी भी हम सुन रहे हैं, कई लोगों का नाम डिलीट कर लेते हैं, पर्टिकुलरली रिलीजियस माइनॉरिटी, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस। ये वोटर रजिस्ट्रेशन मैनिपुलेशन अभी भी चल रहा है। दूसरा वो कहते हैं टर्न आउट मैनिपुलेशन, मतलब वोटर्स को रोकते हैं वोटिंग करने में। ये यूपी में हो रहा है, इस इलेक्शन में हुआ है, कई मुस्लिम वोटर्स को पुलिस ने प्रिवेंट किया है। आपने हैदराबाद में भी देखा होगा, ये कैंडिडेट वो बरका उठा करके देख रही है। तो ये सारे बने हुए हैं, ये मैनिपुलेशन है। तीसरा मैनिपुलेशन काउंटिंग मैनिपुलेशन। 3 मैनिपुलेशन हो सकता है उस स्टडी में उन्होंने जो लिखा है, और एक को उन्होंने स्टडी नहीं किया, ईवीएम मैनिपुलेशन स्टडी नहीं किया, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर था, टेक्निकल सब्जेक्ट, इसलिए स्टडी नहीं किया। उन्होंने साफ कहा है कि ये मैनिपुलेशन की वजह से फायदा रूलिंग पार्टी को हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि 12 से 18 सीट, कहते उनका स्टडी इतना डिटेल नहीं था, इतना उनका रिसर्च सपोर्ट नहीं हुआ था, वो तो अपना मेहनत करके किया है। वो उसको 12 से 18 सीट जो है बीजेपी जीता इसकी वजह से। उसने अपना रिसर्च स्टडी को कंक्लूड किया, कहते उनके मेजॉरिटी तो ज्यादा था, इसलिए सरकार में तो असर पड़ता नहीं है, कहता है, मगर मैनिपुलेशन हुआ है, ये बहुत खतरनाक चीज है, उनका रिसर्च स्टडी है। उसको क्या मिला, ये असिस्टेंट प्रोफेसर, वो अशोका यूनिवर्सिटी को एकदम वार्निंग किया, दिल्ली से वार्निंग किया, उसको डिसमिस किए हैं। he was dismissed from service, sacked from service, and he left the university। and उसके बाद CBI, ED यूनिवर्सिटी को जाके, यूनिवर्सिटी को तो बिल्कुल वो मुंह बंद कर दिया। उसके बाद अशोका यूनिवर्सिटी तो नाम भी नहीं है कहीं,
एंड हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा में है, हरियाणा गवर्नमेंट में नोटिस दिया है हमारा जमीन का। तो अशोका यूनिवर्सिटी जो है ये एकेडमिक फ्रीडम हो रहा है इंडिया में। सब अशोका यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ था, कहते हैं एकेडमिक फ्रीडम, राइट टू। अब ये स्टडी हुआ है कि ये स्टडी है, मैनिपुलेट हुआ है 2019 में। ये तीनों चीज मैं अभी कह रहा हूँ, इस इलेक्शन में कई गुना ज्यादा मैनिपुलेट हो सकता है। ये मैं मेरा अपना एस्टिमेट से नहीं बोल रहा हूँ, ये एक स्टडी के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। ये तीनों चीज अभी हो रहा है, मैं क्रोनोलॉजी आपको बता दिया है। इसलिए पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि आपका जो मैंडेट है, जो आपने मैंडेट दिए, मैं ये नहीं कहता हूँ किसको मैंडेट देना चाहिए, वो मेरा काम नहीं है। जिसको वो मैंडेट दिए वो मैंडेट चोरी होने का बहुत बहुत चांसेस हैं। तो अलर्ट होनी चाहिए पूरा हिंदुस्तान में, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और बड़ी मजे की बात तो ये है सर कि अपने जो पालतू चैनल और पालतू पत्रकारों को जो वो इंटरव्यू दे रहे हैं आजकल बड़े खुल के प्रधानमंत्री जी, तो उसमें ये सवाल पूछवाते हैं ये कि आप हमको जो है ये सवाल भी पूछिएगा कि इलेक्शन कमीशन आजाद काम नहीं कर रहा है, ऐसा आरोप है। फिर उसका जो जवाब वो देते हैं उसमें कहीं भी वो बात नहीं आती जो सवाल पूछा जाता है, फिर वो कुछ अलग सा कोई जो भाषण या कोई अलग सा कोई मामला जो है उसमें वो चेप देते हैं। पर सवाल ये जरूर पूछवाते हैं ताकि ये कहा जा सके कि देखिए ऐसा सवाल भी मुझे पूछा गया था। अब इस स्थिति में मैं आपको एक जो इस देश के बहुत बड़े और वरिष्ठ और सीनियर और क्रेडिबल लॉयर्स हैं, उन लोगों ने बैठ के जो बातचीत की है, मैं आपको थोड़ा वो भी सुना दूं, इसके ऊपर आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं। उन्होंने अपनी एक राय जो है वो बताई है, ये अगर एक बार देख लीजिए, 2 क्लिप हैं। लोगों को मालूम नहीं कि 2019 से लेकर अब तक मोदी जी को इलेक्शन कमीशन ने लगभग 27 नोटिस दिए हैं। 27, कोई कार्रवाई नहीं आज तक। तो बताइए, हम सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमें इलेक्शन कमीशन पे विश्वास रखना चाहिए, तो कैसे कोई विश्वास रखे? किस आधार पे हम विश्वास करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या हैज इट बिकम द लॉन्ग आर्म ऑफ द गवर्नमेंट कि जो सरकार कहेगी वो इलेक्शन कमीशन करेगी? तो तभी तो शक पैदा होता है कि अगर यही काम कर रही है इलेक्शन कमीशन तो मशीन पे भी शक पैदा होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आइवरी टावर में तो नहीं रहते हैं, रोज अखबार पढ़ते हैं, उन्होंने भी देखा होगा, वो भी कानून जानते हैं, वो भी सेक्शन 123 जानते हैं ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जानते हैं, वो भी 153A जानते हैं, वो भी सेडिशन जानते हैं। तो these statements are, according to me, so serious. Absolutely. That's also likely to happen. Yes, they can do anything. Today the government can do anything. It's very when sad. it comes to citizens, when it comes to critics, when it comes to even stand-up comedians, this government has very unusual yardsticks, and sadly the judiciary is unable to protect. यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट कुछ करती ही नहीं है। I think election commission should have intervened and should have changed the decision. अब एक और सुना देता हूं, इसके बाद ये भी कहा है, This is a abject failure of election machinery. No doubt. And if it is an abject failure of election machinery, something drastic has to be done, in this country, because this is ultimately it's the Supreme Court which has checks and balances. Suo moto, they should take action. They should take suo moto. If the election is going to be deflected on the grounds of religion as it is being done on a daily basis, then the Supreme Court has a constitutional duty and obligation to intervene to stop this nonsense. Others? Yeah, I think they should. इस पर आपकी टिप्पणी? ये तो बिल्कुल ठीक है। ये जो चारों लोग जो बैठे हुए हैं, इसमें 3 लोग मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और कपिल सिब्बल साहब कल ही इलेक्ट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। इसका मतलब टॉप लॉयर्स उसको ऊपर फेथ रखते हैं और उन्होंने जो कहा है उसको इंडोर्स किए हैं। तो आपने कहा, आपने जो आप बोल रहे थे कि ये इलेक्शन कमिश्नर्स गायब हो गए, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये क्योंकि
पहले इलेक्शन जब अनाउंस किए रहे थे 16 तारीख को, बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहे थे बिल्कुल और ये क्लेम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, वो चांद को ला देंगे, ये ला देंगे, वो ला देंगे। और ईवीएम के ऊपर वो पोएट्री भी लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, ओके, लव सॉन्ग। तो उसके बाद नॉर्मली भी एक स्टेज खत्म होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब 4 चरण खत्म हो चुका है, वो इलेक्शन कमिश्नर नजर नहीं आ रहे हैं कहीं। बाकी तो छोड़िए, बाकी तो प्रेस की तरफ से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्लस 3-4 और प्रेस का जो उनका बॉडीज हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखा है। मैं चिट्ठी पढ़ा मैंने उसका, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। तो 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक हो जाना चाहिए था। वो एक कमिश्नर तो छोड़ो, कम से कम कमिश्नर तो कभी बिजी होते हैं, ये होते हैं, हो सकता है। उनके पास एक पोस्ट है डायरेक्टर जनरल मीडिया। एक डायरेक्टर जनरल मीडिया है इलेक्शन कमीशन में, वो क्या कर रहा है? कहते तब हमारा जो डेलीगेशन जो गया था, अपना अंजलि भारद्वाज और अदर्स गए थे, कहते हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, पब्लिक को डील करने कोई मैकेनिज्म नहीं है, हम पब्लिक के साथ डील नहीं करते हैं, रीजनल ऑफिस से डील करते हैं। कोई देयर इज नो रीजनल ऑफिस इन इलेक्शन कमीशन, स्टेट में है, देयर आर स्टेट इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर्स, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। ये इलेक्शन कमीशन कहते हैं हम पब्लिक में डील नहीं करेंगे, किसके साथ डील करेंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ डील करेंगे बस, बाकी किसी के साथ डील करेंगे? तो ये जो अभी डिस्कशन हुए हैं कपिल सिब्बल साहब का, बिल्कुल दुरुस्त है। और सवाल इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, वेयर इज द इलेक्शन कमीशन? अभी तो ढूंढना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, यही तो प्रॉब्लम है। तो सुप्रीम कोर्ट के से वो जो उम्मीद रख रहे हैं जो बातचीत में, आप भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि इसमें सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद तो रखना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद गया तो पूरा हिंदुस्तान गया, तो देश ही गया। एक ही इंस्टीट्यूशन रह गया है कि बाकी इंस्टीट्यूशन के ऊपर कुछ कंट्रोल में कर सकते हैं। आपने आज पढ़ा होगा ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो जजमेंट आया है, वो वैसे यूं गिरफ्तार कर रहे थे, यूं अंदर डाल रहे थे, क्यों ये कर रहे थे? बेल स्टेज में ही कानून ये बनाया है कि ये मोदी सरकार ने बेल के स्टेज में भी जो अक्यूज है वो प्रूव करना चाहिए कि मैं गिल्टी नहीं हूं। अक्यूज्ड हैव टू प्रूव, वो कैसे प्रूव करेंगे? तो आज का जजमेंट मैंने देखते पूरा पढ़ा नहीं, ये सीम टीवी बहुत अच्छा जजमेंट है। मतलब अभी इतना आजकल का सिचुएशन में, मतलब इसलिए तो मैं आपको पहले बता रहा था, ये स्टार्ट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफिकेट ले लिया। ईवीएम केस में पूरा सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट से ले लिया, और एक जज ने ये भी कहा कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक जो है ये बोगस ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्यों ऐसे रिस्पेक्टेशन लेके आते हैं, वो उन्होंने समझाया नहीं। तो ये सर्टिफिकेट लेके अब उसके पास काम करना शुरू किया है। तो ये जो एडवोकेट दुष्यंत दावे जो बोल रहे हो, तो बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं। तो सिचुएशन इज नॉट गुड एट ऑल because of the way election commission is functioning and conducting the election. Yes. और गायब है, चुनाव आयोग गायब है, कहाँ है? अब तो कुछ लोग ये कहने लगे हैं सर कि सीधा कंट्रोल जो है, मतलब इनडायरेक्टली सीधा कंट्रोल अगर कोई कर रहा है तो अमित शाह साहब कर रहे हैं। लोग ऐसे भी बातें कर रहे हैं चुनाव आयोग। लोग तो कई किस्म की बात कर रहे हैं। पहले बार मैं तो इतना इलेक्शंस देखा है, इतना पब्लिक माइंड में जो शक है कि मुझे भी जो लोग बोल रहे हैं साहब, आई मीन पब्लिक माइंड में ऐसे तो कभी हुआ नहीं, नेवर हैड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, की इंडियन इलेक्टोरल हिस्ट्री की ऐसे बात तो कभी हुआ ही नहीं है। कौन कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, हमें नहीं पता। पर इलेक्शन कमीशन इज कंप्लीटली प्रोस्ट्रेटेड, क्योंकि शुरू से ही हुआ था कि ये लास्ट मिनट में एक इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन किया था और 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया अपने लोगों को, तब से लोगों के मन में शुरू हो गया था। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑल द मोर वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था,
लोगों को सवाल जो है जवाब देना चाहिए था, लोगों को मिलना चाहिए था, डिस्कस करना चाहिए था, फिर तो कुछ ट्रस्ट होगा। अभी बैठे हुए हैं, बिल्कुल सील करके रखे हुए हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, हम जो मर्जी करेंगे हम। बट अभी जो है ऑल होप इज नॉट लॉस्ट। मैं इसलिए ये एग्री किया आपका जो ये इंटरव्यू के लिए। ऑल होप इज नॉट लॉस्ट, क्योंकि काउंटिंग बहुत क्रिटिकल होगा। अभी काउंटिंग इलेक्शन कमीशन ने बहुत पूरी की है, पूरा कोशिश करके 80 दिन का जो प्रोसेस हो रहा है पोलिंग, जैसे मैंने पहले कहा था कि नोटिफिकेशन, नॉमिनेशन, कैंपेनिंग, पोलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये चारों ये शुरू हुआ मार्च 16 तारीख को, खत्म हो रहा है जून 4 तारीख को। एग्जैक्टली 80 डेज, 80 दिन। मगर काउंटिंग 8 घंटे में खत्म करने का है। ये स्ट्रैटेजी किस लिए? इसलिए रशअप करके, कयास ये करके। तो मेरे असेसमेंट में ये है कि ये सारे जो चीज इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि काउंटिंग डे में कयास क्रिएट करें, कंफ्यूजन क्रिएट करें, और उसी से जो है कुछ रिजल्ट अनाउंस कर ले, बस खत्म होगी। मगर ये हाथ ये है रिटर्निंग ऑफिसर्स का हाथ में। ये कंट्रोल जो है अभी रिटर्निंग ऑफिसर्स हाथ में आ गई। 543 रिटर्निंग ऑफिसर्स, ऑल आर आईएएस ऑफिसर्स, सब आईएएस ऑफिसर्स हैं। मैं वही पूछने वाला था कि आपने एक आर्टिकल लिखा था, मैंने पढ़ा था, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर मतलब आरओ जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसकी भूमिका पर आपने बहुत अच्छा आकलन किया था। वो भी दर्शकों को बता देगा। या भूमिका इसलिए मैंने किया था क्योंकि फील्ड में, ग्राउंड में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है। रिटर्निंग ऑफिसर को सारे इलेक्शन कंडक्ट करने की ड्यूटी रिटर्निंग ऑफिसर का है। रिटर्निंग ऑफिसर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, और रिटर्निंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं मोस्टली, और शहरों में जो है म्युनिसिपल कमिश्नर्स होते हैं या डिप्टी कमिश्नर होते हैं। तो ये सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओथ ऑफ एलिजियंस लिए हैं। तब ये इसका एंटर करने से पहले एक ओथ ऑफ एलिजियंस, हिंदी में क्या कहते हैं, ओथ ऑफ एलिजियंस, शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। संविधान के ऊपर शपथ लेते हैं, कहते हैं हम संविधान के ऊपर चलाएंगे, फ्री एंड फेयर करेंगे। और जैसे आपको पता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी। तो इसलिए हर आईएएस ऑफिसर को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने का जो कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने ओथ ऑफ एलिजियंस लिए। तब ओथ को वायलेट करेंगे, वो मॉरल क्राइम है। लीगल क्राइम may not be there, but it's a moral crime. So I hope none of these IAS officers will violate their oath of allegiance and indulge in any kind of sort of wrong way. Similarly, the observers का भी काफी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। पर्टिकुलरली काउंटिंग डे में ऑब्जर्वर्स को ज्यादा पावर दिए हैं, क्योंकि कंट्रोल उसको कोई कंप्लेंट आए सारे चीज जो है ऑब्जर्वर्स डील करने का है। ऑब्जर्वर्स ऑल आईएएस ऑफिसर्स है, जनरल ऑब्जर्वर्स सारे आईएएस के हैं। वो सारे कलेक्टर से कुछ सीनियर होते हैं, कई और स्टेट से जाते हैं। तमिलनाडु हो तो तमिलनाडु से नहीं होगा, वो यूपी से जाएगा या हरियाणा से जाएगा, या ऐसे इंटरस्टेट, होम स्टेट में नहीं जा सकता है या कैडर स्टेट में भी नहीं जा सकता है। अगर तमिल आदमी अगर तमिल या नहीं तो तमिलनाडु में नहीं कर सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, ये इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करती है। तो उन्होंने वो ओथ ऑफ एलिजियंस लिए हैं, उन्होंने भी शपथ लिए हैं। तो ये सारे लोग जो है ये याद करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो शपथ, संविधान का जो शपथ लिए हैं, वो भूलने का नहीं है। अभी जो है वो उनका उसमें काम करने का टाइम आ गया है। अगर इवन उनका ऊपर प्रेशर है, सब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेशर नहीं होगा। ये सारे सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी, वो स्विंग कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं,
100-150 जितना भी है। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्निंग ऑफिसर्स और ऑब्जर्वर्स जो है संविधान के मुताबिक काम करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन काउंटिंग हुए, और जो पब्लिक जाता है मैंडेट ऑफ द पीपल वो दुरुस्त रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। तभी जो है जो लोग जो मन है चेंज करना चाहता है चेंज हो जाए, नहीं चेंज करना चाहता है ना चेंज, मगर विल ऑफ द पीपल। अगर वो चेंज का वोट करते हैं, नहीं चेंज करवाएंगे तुम लोग, वो तो बिल्कुल देशद्रोही है, वो तो संविधान को द्रोह करने का है। मैं यही एडवाइस देता हूँ एज ए सीनियर मैन, आई हैव प्लस 80 नाउ, I have also been one of their colleagues. So this is the advice I would like to give to all these returning officers and observers. Have faith in God and do your duty as per your constitution. बिल्कुल बिल्कुल सर। बात तो अब आखिरी बात में से पूछ लूं आपसे, अब ये जो 3 चरण बाकी हैं, 3 phases आर स्टिल लेफ्ट, है ना, 20 और 25 और मई और फिर 1 जून। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं इस देश के नागरिक के तौर पर, या तो एक जागरूक सिविल सोसाइटी के तौर पर या पत्रकार के तौर पर, व्हाट एल्स कैन वी डू टू कंपेल इलेक्शन कमीशन टू वर्क इन इज प्रॉपर फॉर्मेट? अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसमें कंक्लूड करूंगा। इलेक्शन कमीशन में तो दूर दिल्ली में बैठे हैं, ओके, वो किसी को कांटेक्ट करना भी मुश्किल है। इंडिया बहुत बड़ा देश है, लोग बहुत, हर डिस्ट्रिक्ट में जो लोग हैं, पत्रकार हैं, एक्टिव लोग हैं, पब्लिक हैं, वो जाके अपना रिटर्निंग ऑफिसर को मिले, अपना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मिले, उनको परसुएट करें, देखिए साहब ईमानदार से काम कीजिए। ये जो है हर पब्लिक आसान से कर सकता है, अभी भी टाइम है 15-20 दिन में, और ये पत्रकार भी कर सकते हैं और भी लोग कर सकते हैं, ये करना चाहिए। और ऑल्सो जो ऑब्जर्वर्स जो बाहर से आए हैं उनको भी जाके मिले, वो भी वही मिलेंगे, उनका नंबर सबको मिला, पब्लिक किया है, सबको पता है कौन ऑब्जर्वर कहाँ से आया है, वो तो ओपनली पब्लिक है, कलेक्टर के वेबसाइट में होगा, कलेक्टर को टेलीफोन करने को मालूम हो जाएगा। वो जाके मिले, कांटेक्ट रखें, उनको कहे, उनको एक ही मैसेज दे, देखिए साहब तो सिर्फ ईमानदारी चाहिए, जिसको हमने वोट किया है उसको आप अनाउंस कीजिए, रिजल्ट ठीक तरह से गिन करके रिजल्ट अनाउंस कीजिए, बस यही हमारा बेनती है और कुछ नहीं। तो ये अभी भी कर सकते हैं, करने से जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एक प्रॉवर्ब है, वॉक्स पॉपुली वॉक्स देई, उसका अंग्रेजी में कहते हैं वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। जैसे हिंदी में होता है क्या कहते हैं हिंदी में, उसको कहते हैं कि भगवान का जो वॉइस आम की आवाज होती है वही ईश्वर की आवाज होती है, आदमी की आवाज है जो ईश्वर की आवाज है। वो आदमी तो इलेक्शन भी तो आदमी की आवाज है, तो उसके लिए तो अच्छा असर पड़ सकता है, ये मैं एडवाइस दूंगा। तो वो ये कर भी सकते हैं, करना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। अभी बातें अब हम करते रहेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपके साथ बात करने की, और लोगों तक आपकी बात पहुंचाने की भी जरूरत बिल्कुल है इस देश को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग जी। तो दोस्तों, ये देव साहब साहब थे, उन्होंने जो बातें कही है वो बातें बड़ी बहुत जरूरी है, इसको उन बातों को सुनना, समझना, और थोड़ा मंथन करिए, विचार कीजिए। अंत में जो उन्होंने कहा वो मुझे बड़ा सही लगा कि एक आम आदमी के तौर पर, एक आम नागरिक के तौर पर, एक मैं पत्रकार हूं, तो उस पत्रकार के नाते हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग कम से कम अपने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो डीएम हैं, जो कि आरओ भी वही होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर, उन पर तो कम से कम जाके दबाव डाल सकते हैं कि भाई साहब हमको कोई गड़बड़ी या कोई धांधली नहीं चाहिए, आपके ऊपर कोई भी तरह का प्रेशर हो तो फिर भी मेहरबानी करके आप जो है ये कम से कम ये आप जाके इसको जो है, अगर एक तरह का उन पर भी दबाव बनेगा जनता का, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं
इस बात को जरूर अमल में जो है अमलवारी में लाऊंगा। मैं अपने हिसाब से बिल्कुल कांटेक्ट करूंगा जो भी डीएम है हमारे अहमदाबाद जिले के। आप भी जो है जिस जिस जिले में रहते हो, तो मुझे अब ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जो देव साहब ने कहा उसको आप जो है अप्लाई कीजिए और अपने अपने जिला के जो कलेक्टर हैं उनको जाके उन पर दबाव बनाइए कि चुनाव की जब मतगणना हो रही है उस दिन अपने अपने उस सेंटर पे कोई भी गड़बड़ी ना हो देखने की जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की है। कम से कम ये तो हम कर सकते हैं, तो यही करें। बाकी आपके मन में जो भी प्रतिक्रिया प्रतिभाव है वो हमको लिख के जरूर से भेजिए कमेंट के जरिए। और बात अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।